हाँ, मैं उसमें षड्यंत्र की बात कह रहा था, उस षड्यंत्र की बात को पहले मैं खत्म करूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई कुछ कुछ सहमति तो नहीं बन गई कि कुछ मुद्दों पर अब 90-95 वाली परिस्थिति नहीं है। अब बिहार में अगड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री आसानी से बन सकता है। नमस्कार, वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। बिहार के एनडीए में जहां 2-4 दिन पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है, वहीं महागठबंधन में अब भी रार और तकरार जारी है। हालांकि दिल्ली में आज कांग्रेस और राजद के बीच बैठक हुई है। सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग पर फैसला हो चुका है और कल पटना में इसको लेकर ऐलान भी होगा। बिहार में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच आखिर पेंच कहां फंसा है और रार और तकरार आखिर क्यों जारी है, इसे समझने के लिए हम चलते हैं सीधे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर निशिंद्र किंजल साहब के पास। अभी तक बिहार में महागठबंधन में कुछ फैसले स्पष्ट नहीं हुए हैं। क्या संदेश जाएगा जनता के बीच? नमस्कार संतोष जी, आपने सही कहा कि कहीं एक तो कहीं दृष्टि का अभाव दिखता है और कहीं षड्यंत्र की बू भी आती है। दृष्टि का अभाव, यदि षड्यंत्र की बात छोड़ दें तो दृष्टि का अभाव कि देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता। आप चुनते हैं कौन आपके देश का प्रधानमंत्री होगा। एक तरफ तो गैर भाजपा शक्तियां जोर जोर से चीख चीख कर कह रही हैं कि यह अंतिम चुनाव होगा डेमोक्रेसी का, और दूसरी तरफ जिनके जिम्मे है कि आप एक मजबूत विपक्ष या विकल्प सामने दें, उनके तरफ से इस प्रकार का ढीला रवैया। बिहार राज्य जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं और वहां अभी तक गठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं होना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन नहीं तैयार होना यह शंका को जन्म देता है। पहली बात, दृष्टि का अभाव। मेरे अपने एनालिसिस से दृष्टि का अभाव यहां नहीं है। यहां राजनीतिक कुछ मजबूरी है और कुछ षड्यंत्र है। हो सकता है मेरी सोच में मैं गलत कर बैठूं या फिर मेरे आकलन में कुछ कमी रह जाए, लेकिन मेरी जो सोच कहती है, पहली बात, कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को, जब देश का चुनाव है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, यदि विपक्ष सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही होगा, बड़ी पार्टी है। तो वैसे में उसकी भूमिका एक बड़े भाई वाली होती है। कहने को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय कैनवास पर देखें तो कांग्रेस इसमें बड़े भाई की भूमिका में है और राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये उस विपक्ष के अलायंस के सबसे बड़े नेता समूह के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। चलिए, अभी तक गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आ पाना, हम बिहार तक अपने आप को सीमित करते हैं। जो बातें छन छन कर बाहर आ रही हैं उसमें सारी बातें यहां रुक रही हैं कि कुछ नामों पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को आपत्ति है। कांग्रेस से एक कैंडिडेट पूर्णिया से पप्पू यादव जी के नाम पर उन्हें आपत्ति है। दूसरा, जो उतने खुलकर सामने बात नहीं आई है लेकिन आनी शुरू हो गई है, दूसरा कन्हैया कुमार के नाम पर लालू जी को आपत्ति है। तीसरी आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन तीसरा उन्होंने किसी और को वचन दे दिया था कटिहार सीट पर, जो
कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो मालिक ही कहें, अशफाक करीम जी, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनको इन्होंने वचन दिया हुआ था कि कटिहार से आप लड़ेंगे। तो 3 सीटें फंस रही थी। चौथी सीट के बारे में लोग निखिल कुमार की बात करते जरूर हैं, लेकिन मैं निखिल कुमार का मुद्दा जो औरंगाबाद का है, जो सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र हैं, उस फैक्टर को मैं कोई बड़ा फैक्टर नहीं मानता, क्योंकि उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। कन्हैया कुमार, तारिक अनवर और पप्पू यादव, ये 3 मुद्दे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। तारिक अनवर के खिलाफ लालू जी हों, ऐसा कम चांस है, क्योंकि उनसे उनको कोई खतरा या दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत है कि कहते हैं कि अशफाक करीम के दूसरे ढंग के रिश्ते हैं, वो पार्टी को समय समय पर मदद करते रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को। सो उस नाते यदि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया हो कि आपको टिकट दिया जाएगा, तो वो एक अलग विषय है। रही बात पप्पू यादव की और कन्हैया कुमार की, यहां मैं एक चीज पिछले बार मैंने आपको इशारे में एक बात कही थी। लालू जी का जो, यदि आप राजनीतिक उनकी यात्रा आप देखेंगे, तो 1990 में जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से अभी तक का देखेंगे, तो जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जिस भी खास करके यादव नेता या फिर पिछड़े वर्ग में कोई भी नेता, क्योंकि लालू जी अच्छी तरह जान चुके थे 90 के बाद, तो उस दौर में सवर्ण वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बन जाए ऐसा उस समय माहौल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने सवर्ण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा इन्हें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पिछड़ी जाति का कोई नेता आगे बढ़ जाए जो कि मुख्यमंत्री के कुर्सी को चुनौती दे सके, ऐसा नेता उन्हें कभी भी रास नहीं आया। और कहीं ना कहीं रामविलास जी और नीतीश कुमार जी, इन लोगों से दूरी होने का या उन दोनों को दल छोड़ने का या उन लोगों को लालू जी के खिलाफ जाने का एक मूल कारण यह भी था। अब आ जाइए यादव समाज में। जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय यादव समाज से गैर कांग्रेस कुछ नेता थे जो काफी महत्वपूर्ण थे। अनूपलाल यादव जी, विनायक यादव जी और तीसरे नेता मुंशीलाल राय। जब ऊपर से देवीलाल जी ने जब लालू जी को चुन लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विरोध के बावजूद और ये मुख्यमंत्री बन गए, तो जो घटनाक्रम दिखता है, धीरे धीरे ये सारे नेता ठिकाने लगा दिए गए या कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दिए गए। मुजफ्फरपुर जिले से कुछ ऐसे अच्छे विधायक, मजबूत विधायक बने थे, जो औराई से गणेश यादव जी, मीनापुर से हिंद केसरी यादव, बरुराज से शशि कुमार राय, ये 3 मजबूत विधायक और पुराने नेता थे। तो इन लोगों को पहले तो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन कालांतर में शशि राय जी को तो मंत्री पद कभी नहीं मिला। गणेश यादव जी को और हिंद केसरी यादव जी को बनाया भी गया थोड़े दिनों के लिए, बाद में इनके भी पर कतर के इनको किनारे कर दिया गया। तो लालू जी को जब भी किसी यादव नेता से थोड़ी सी भी भनक लगी कि ये आदमी कल को मेरे लिए चुनौती हो सकता है, उन्होंने थोड़ी भी देरी नहीं की, उसके पर कतर दिए। ये सच्चाई। फिर जब एक नया जनरेशन जब बीत गया और अभी नए जनरेशन की राजनीति शुरू हुई है, जहां लालू जी अभिभावक की भूमिका में हैं या फिर पर्दे के पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सक्रिय स्वयं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार और उनके प्रभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के वो अध्यक्ष हैं। तो वो भूमिका बदल गई, पात्र बदल गए। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको इस बात की चिंता थी कि कोई मेरे गद्दी को चुनौती न दे, एक अणे मार्ग की तरफ कौन देख रहा है, उसके पर कतरे जाते थे। अभी जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और लालू जी ने एक तरह से मन बना लिया कि चाहे जिस कीमत हो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो अब के दौर में जिस किसी भी व्यक्ति में यदि उन्हें दिखता है कि इस व्यक्ति की निगाह एक अणे मार्ग पर है, तो लालू जी के निगाह में वो व्यक्ति चढ़ता है और उसकी राजनीति किस प्रकार हाशिए पर लाई जाए, इसके लिए वो जी तोड़ और पूरा प्रयास करते हैं। मुझे लगता है इसी कड़ी में पप्पू यादव हैं, इस बार कन्हैया कुमार भी हैं, क्योंकि अब बिहार की जो परिस्थिति बन चुकी है, अब 90-95 वाली परिस्थिति नहीं है। अब बिहार में अगड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री आसानी से बन सकता है।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से बने या फिर कांग्रेस से बने। तो आज लालू जी देख रहे हैं, यदि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने की बात उठी और सवर्ण से बनाने की बात उठी, तो कन्हैया कुमार एक बहुत ही मजबूत विकल्प के रूप में सामने उभर कर आ रहा है। और पप्पू यादव जी शुरू से मुख्यमंत्री आवास पर निगाह लगाए बैठे। तो लालू जी को कहां से पसंद होगा कि कन्हैया कुमार संसद में जाएं या पप्पू यादव संसद में जाएं? पप्पू यादव ने आज कहा भी है कि पूर्णिया मैं छोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अगर बीमा भारती लड़ती है राजद से, तो कांग्रेस कांग्रेस को सीट मिलेगी नहीं, तो फिर वो देखिए, निर्दलीय आएंगे, तो एक नहीं चुनौती ऐसा पेश तो करेंगे। देखिए, एक बात हम लोग भूल जाते हैं, पप्पू यादव जी की कुछ मजबूरियां भी हैं। उनकी पत्नी अभी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। तो बात समझिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव को हाशिए पर रखा गया है। उनकी धर्म पत्नी अभी हाल में ही राज्यसभा के सांसद बनाई गई। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि आपको तो भाई हमने राज्यसभा, आप जाए या पत्नी जाए, राज्यसभा तो दे रखा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस के संगठन में भी रंजिता जी हैं। वैसी परिस्थिति में पप्पू यादव दावा तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अभी मैं उनका एक जो थोड़ी जानकारी है मेरी, कि पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं, यदि ऊपर से कांग्रेस पार्टी से यदि उन्हें निर्देश आता है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप संगठन का काम देखेंगे, तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से कांग्रेस की इस बात को मानेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे ऐसा सवाल नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद नहीं होती तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय लड़ जाते। लेकिन चूंकि कांग्रेस से ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए ये संभव नहीं है कि पप्पू यादव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ पाएंगे। या तो कांग्रेस को टिकट मिलेगा, सीट मिलेगी, कांग्रेस इन्हें लड़ाएगी, तब ये लड़ेंगे। कांग्रेस ने यदि वो आरजेडी के लिए छोड़ दिया तो पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, अभी महाराष्ट्र का इशू सामने आया है, तो जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनके अपने क्षुद्र स्वार्थ हैं, अपने संतान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए भी सीटें चाहिए, और बिल्कुल, उस कुर्सी पर बिल्कुल, दूसरे की नजर न हो, ये भी देख रहे हैं। ऐसे में जो बिल्कुल। इंडिया गठबंधन जब से बना, तब से वो बिखरता ही चला जा रहा है। और अब जब लोकसभा का इलेक्शन है, जब देश बचाने की बातें लोग कर रहे हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने की बातें हो रही हैं, वहां अपने बाल बच्चों के लिए सोचा जा रहा है। जो रीजनल पार्टीज के जो मुखिया है, सुप्रीमो है, देख रहे हैं कैसे लड़ पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, कैसे परास्त करेंगे एनडीए को इस चुनाव में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो बड़े छत्र नई दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी, अमित शाह, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इनके पीछे है, यही तो वे चाहते हैं। यही तो वे चाहते हैं कि कोई पॉपुलर लीडरशिप कहीं नहीं उभरे। पॉपुलर लीडरशिप से मेरा मतलब है जिसे जनता पसंद करती हो। थोपे गए नेता चाहिए उन्हें। तो पुत्र हो, पुत्रवधू हो, पत्नी हो, बेटा हो, ये सब थोपे हुए नेता ही तो हैं। स्वतः कोई पार्टी जन्म लेती है किसी मुद्दे के साथ या किसी आंदोलन के साथ। तो जितने जो नेता, जो रीजनल पार्टीज है, कहीं ना कहीं उन्होंने क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय संघर्ष की बात उठाई और वहां से उस पार्टी का जन्म हुआ। तो चलिए, उसके जो पहले नेता होते हैं उन्हें आप मान सकते हैं कि ये आंदोलन की उपज है या किसी मुद्दे को उठाने की वजह से आए। अब उसके बाद वो एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में काम करने लगते हैं, अपने बेटा को, बेटी को, पुत्रवधू को या दामाद को, या लगाने लगते हैं। तो इसमें फिर जनता से उनका कनेक्ट खत्म हो जाता है। एक अच्छा मजबूत पॉलिटिकल आउटफिट उनके सामने चाहिए, और ये क्षण में समझिए कि ताश के पत्ते के मकान के समान ढह जाते हैं, और ढहना भी चाहिए। तो आज के तारीख में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो परिवारवाद को पोष रहे हैं, इन सब का कोई बड़ा भविष्य नहीं है। और इस चीज को कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया से देख रही है कि इसे पुश करो। ये थोड़ा बहुत बढ़े, ठीक है, लेकिन जो जनता में पॉपुलर छोटी पार्टियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जो परिवार की बदौलत चलेंगे, इनसे सलटना चुटकी का काम है।
जैसे बिहार में आप देखें, मैं बिहार तक ही अभी आज की बात सीमित रखना चाहता हूं। आज आप देखें, हाँ, मैं उस समय षड्यंत्र की बात कह रहा था, षड्यंत्र की बात को पहले मैं खत्म कर लूं। मैं कह रहा था षड्यंत्र, ये गठबंधन फाइनल नहीं होने में षड्यंत्र क्या हो सकता है। आपने देखा हाल के दिनों में हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं हिरासत में है, अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं ईडी के केस के मामले में हिरासत में है, और मुख्यमंत्री रहते हुए दोनों को हिरासत में जाना पड़ा है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में, चाहे वो तेजस्वी हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के और बड़े नेता हों, इनकी दिल्ली की यात्राएं लगातार चल रही हैं। और ये भी देखा होगा कि तेजस्वी जी या लालू जी के परिवार में कई सदस्यों पर ईडी के कई केस हैं। लगातार रेड हो रहे थे पटना के आवास पर भी और अन्य ठिकानों पर भी। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि वो रेड भी खत्म हो गए, और वो जो खतरा इनके ऊपर था, मंडरा रहा था, वो खतरा भी अब नहीं दिख रहा है कहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई कुछ कुछ सहमति तो नहीं बन गई कि कुछ मुद्दों पर। वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि भाई तेजस्वी जी, आप यंग आदमी हैं, दिल्ली में आपको 2 सीटें कम आएंगी, 4 सीटें कम आएंगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना काम देखिए। और कहीं ये भी तय हो गया हो कि ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम में, 2024 के मुहिम में आप बाधा नहीं बने, फिर जब आपका विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम देखेंगे हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तत्काल आपकी ईडी के केस और आपको जो कठिनाई होती है ईडी के मुकदमों के माध्यम से, उसको हल्का कर दिया जाता है, और ये दिख रहा है कि हो भी गया है। तो ये आप दूसरी जो ये चीज, बात जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, कहीं से कुछ भनक लगी है क्या? या बिल्कुल, आप बिल, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसके प्रमाण अच्छा, देना चाहता हूं। जैसे आपको याद होगा 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय चिराग पासवान ने खुलकर पूरे मैदान में सभी जगह कहा कि मैं यहां निकला हूं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाने के लिए, और ये उनके दिवंगत पिता की सोच थी, उनका सपना था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड को जहां जहां नुकसान हो सकता था, वहां उन्होंने मजबूत कैंडिडेट खड़े किए, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लेकिन उनको एलजेपी ने पार्टी बदलवा कर टिकट दिया, और नीतीश जी को कई कई सीटों का, करीबन 29 सीटों का नुकसान हुआ था। अभी इस लोकसभा चुनाव में आप ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जहां जहां कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मतलब कमल छाप पर, उनके खिलाफ डायरेक्ट आरजेडी कम जा रही है। वहां पर या तो सीट लेफ्ट को जा रहा है या फिर सीट कांग्रेस को जा रहा है। और निश्चित रूप से जैसे आप, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर लालू जी नहीं लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या तो ये कांग्रेस को जाएगा। लेफ्ट की बात तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन एक हल्की सी बात तैर रही है कि हो सकता है मुकेश सहनी की पार्टी को चल ले। लालू जी नहीं लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु है, लालू जी यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि जहां वो कांग्रेस के कमजोर कैंडिडेट को लालू जी आगे करेंगे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के बराबर होगा। ऐसा ये तो आपको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पटना में पाटलिपुत्र की सीट पर भी आप ध्यान दे लीजिए। पाटलिपुत्र की सीट पर रविशंकर प्रसाद लड़ने जा रहे हैं भाजपा से, पटना साहिब, सॉरी, पाटलिपुत्र से तो रामकृपाल पटना। यादव लड़ेंगे। हाँ, हम्म। तो जो रविशंकर प्रसाद जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत कमजोर कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है लालू प्रसाद जी के गठबंधन की ओर से, और वो भी कांग्रेस के द्वारा। वो रविशंकर प्रसाद चूंकि हेवी वेट है भारतीय जनता पार्टी के, तो पार्टी चाहेगी कि हर हाल में संसद में पहुंचे। रविशंकर प्रसाद जनता में पॉपुलर नहीं है, लेकिन विधि के विशेषज्ञ हैं, और वहां बैठकर एक तरह से बहुत से टेक्निकल इश्यूज पर पार्टी को, चाहे नेतृत्व को मदद कर सकते हैं। तो ये चाहेंगे कि वहां से रविशंकर प्रसाद जीत जाए, और बदले में ये चाहेंगे कि मीसा भारती जो कि रामकृपाल यादव से चुनाव लड़ती हैं, वहां किस प्रकार से, क्योंकि वहां मजबूरी है, वहीं मीसा वहीं लड़ेंगे। अब रामकृपाल जी क्या करेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी कैसे मदद करेगी, कहां ले जाएगी, ये तो देखने वाला रोचक चीज है। 2-4 सीटों जी। पर लालू जी को भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर दे सकती है, जैसे रोहिणी आचार्य को सारण में,
और पाटलिपुत्रा में मीसा भारती को। बाकी जगहों पर लालू यादव मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के ठीक सामने खड़ी होगी, जहां ये नीतीश कुमार को डैमेज कर सकेंगे। ये मेरा आकलन कहता है। बिल्कुल। अब कल का इंतजार करें हम लोग, जो बाकी सीट को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा है कांग्रेस और राजद में, या फिर लेफ्ट को लेकर के, वो क्या सुलझता है। पप्पू यादव क्या शांत बैठते हैं, या पूर्णिया अखाड़ा बनता है बीमा भारती और पप्पू यादव को लेकर के। कल देखते हैं, फिर बिहार की राजनीति पर और हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। सर, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।